भारतीय दंड संहिता की धारा 498A ये इतनी फेमस धारा आईपीसी की है जिससे मेरे ख्याल से काफ़ी लोग परिचित होंगे 498A से। और आए दिन जो है इसमें मुकदमे लिखे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को अभी हाल ही में संज्ञान में लिया और इसमें कुछ स्पष्ट प्रावधान किए ताकि इस धारा का दुरुपयोग ना हो सके। माना जाता है कि इस धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है और गलत तरीके से जो है परिवार को या विवाहित पुरुष को इनमें फंसाया जा रहा है। तो इस धारा का दुरुपयोग ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं। सामान्यतः पहले क्या होता था कि अगर 498A में किसी महिला ने थाने में तहरीर दे दिया तो पति और पति के परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा लिख जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है जब तक कि पति के नातेदार जो है प्रत्यक्ष रूप से इसके शामिल ना हो, इसमें परिभाषित अपराध में शामिल ना हो और उनके द्वारा कोई प्रत्यक्ष ऐसा कार्य ना किया गया हो जो इसके दायरे में आता हो। तो सामान्यतया क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है कि अगर 498A में मुकदमा लिखना है तो पहले कुछ जांचें होना आवश्यक है और उन जांचों में अगर मामला सही पाया जाता है तो 498A में मुकदमा लिखा जाएगा। आपको बता दें कि मूल रूप से भारतीय दंड संहिता में ये धारा नहीं थी। 1983 में दंड विधि संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया और इस धारा को जोड़ने के पीछे उद्देश्य क्या था कि विवाहित महिला को उसके पति या पति के रिश्तेदारों की क्रूरता से बचाया जा सके। तो 1983 में ये सेक्शन जोड़ा गया और इसके लिए अध्याय 20 का जोड़ा गया। 20 का के अंतर्गत धारा 498A को जोड़ दिया गया कि अगर किसी ऐसी विवाहित महिला को उसके पति द्वारा या पति के रिश्तेदार में कौन आएगा, सास ससुर हो गए यानी पति के माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए या अन्य ऐसा कोई व्यक्ति जो उसके घर में रहता है और पति का रिश्तेदार है, अगर उनके द्वारा क्रूरता की जाती है और ये क्रूरता मानसिक रूप से हो सकती है, शारीरिक रूप से हो सकती है या मूल्यवान प्रतिभूति की डिमांड हो सकती है पूरी ना होने पर या मांग करने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाए, तो इस मामले में 498A का मुकदमा लिखा जाता था और ये एक संज्ञेय गैर जमानती अपराध है। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे और इसको आप कंप्लीट लिखिएगा, थोड़ा सा विस्तृत रूप से बात करेंगे। नोट होना आपके पास ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसको भूल जाएंगे। तो भारतीय दंड संहिता 1860 क्लास नंबर 40 है, अध्याय 20 का। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखेंगे, बेसिक रूप से इंडियन पिनल कोड में ये अध्याय नहीं था। भारतीय दंड संहिता में यह अध्याय दंड विधि संशोधन 1983 द्वारा जोड़ा गया और इसको जोड़ने का उद्देश्य क्या था कि एक विवाहित महिला को उसके पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता से बचाया जा सके। ठीक है, तो 498A किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना है, यानी ऑफ क्रूरलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये 1983 में जोड़ा गया। इस धारा में क्या था ये नोट कर लीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अनुसार ऐसा पुरुष जो किसी स्त्री का पति है अथवा पति के नातेदार द्वारा उस स्त्री के साथ क्रूरता किया जाता है तो उन्हें 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत क्रूरता को स्पष्ट किया गया है 2 पॉइंट में, खंड का में और खा में। तो ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप देखिए खंड का में क्या लिखा है, जानबूझकर ऐसा व्यवहार करना, किसके द्वारा, उस महिला के पति द्वारा या पति के नातेदार द्वारा। जानबूझकर ऐसा व्यवहार करना जो शादीशुदा महिला को आत्महत्या करने के लिए अथवा उसके शरीर के किसी अंग को हानि पहुंचाने के लिए अथवा शारीरिक या मानसिक गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए उकसाए। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि शादीशुदा महिला से किसी प्रकार का दहेज डिमांड करना या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु, चाहे उससे या उसके भाई बहन से या उसके माता पिता से या अन्य रिश्तेदारों से, तो ये दोनों क्रूरता में आएंगे जिन्हें का और खा में स्पष्ट किया गया है। तो आइए अगले पॉइंट पे अन्य चीज़ों को भी नोट कर लेते हैं। क्रूरता को स्पष्ट करते हुए जो दूसरा पॉइंट है खा, उसमें कहा गया है
कि शादीशुदा महिला के माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदार से किसी संपत्ति या कीमती वस्तु की गैर कानूनी मांग पूरी करवाने के लिए अथवा पूरी न होने के कारण उसे तंग किया जाए। तो क्रूरता को स्पष्ट 2 पॉइंट में किया गया है। पहला ये है कि पति या उसके नातेदार द्वारा ऐसा कार्य किया जाए जिससे वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो या अपने शरीर के किसी अंग को क्षति पहुंचाने के लिए मजबूर हो, मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाए अपने आप को, या दूसरा है कि वह जो है उसे तंग किया जाए, उसके माता पिता या भाई बहन या रिश्तेदार से कोई संपत्ति गैर कानूनी तरीके से, इनलीगल तरीके से वसूलवाने के लिए या न मांग पूरी होने के कारण जो है उसे प्रताड़ित किया जाए। अच्छा, क्रूरता के दायरे में आने वाले कौन कौन से कार्य होंगे, तो यहाँ पे सब तो मेंशन नहीं किए जा सकते, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो मोटी तौर पे मैंने जिक्र यहाँ पे किया है। सबसे पहली चीज़ क्रूरता के दायरे में क्या आएगा, यदि दहेज की लगातार मांग की जा रही है तो ये क्रूरता होगी और 498A के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया जा सकता है। संतान न होने पर ताने देना, मानसिक व शारीरिक रूप से दुख पहुंचाना, ये भी क्रूरता में आता है। बेटी पैदा होने पर प्रताड़ित करना, यानी संतान के रूप में यदि बेटी का जन्म होता है और पति या उसके नातेदारों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो ये धारा 498A का अपराध माना जाएगा। बच्चों को उससे दूर कर देना, यानी एक विवाहित महिला की संतान को उससे दूर ले जाना, ये भी प्रताड़ना में आएगा। गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए मजबूर करना, यौन क्रूरता करना, यानी जो विवाहित रिश्ता है उसके साथ क्रूरता करना, रंग रूप को लेकर, कद काठी को लेकर, जाति को लेकर के टिप्पणी करना या मिसबिहेव करना, मारना पीटना, चोट पहुंचाना, और ये मारना पीटना चोट पहुंचाना नशे की हालत में या बिना नशे की हालत में हो सकता है। अन्य बहुत सारे कारण हैं, खाना न देना या खाना खाते समय प्रताड़ित करना, तो ये सब आपके क्रूरता के दायरे में आएंगे। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें क्रूरता के दायरे में नहीं रखा गया। जैसे अगर कोई पति या उसका नातेदार विवाहित महिला से चाहता है कि घर में कोई वृद्ध है, रोगी है, बुजुर्ग है और वो उसकी सेवा करे, तो ऐसा करना उसका दायित्व बनता है और इन कार्यों को क्रूरता की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसको हमने यहाँ मेंशन किया है। और अगर ऐसा कोई भी अपराध होता है तो कोई विवाहित महिला स्वयं या उसके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या उसका कोई भी मित्र, 154 CRPC में ये पावर दिया गया है कि मुकदमा पंजीकृत करा सकता है 3 साल के भीतर, यानी क्रूरता होने के 3 साल के भीतर वो मुकदमा पंजीकृत करा सकता है। ये CRPC का सेक्शन 468 कहता है। किंतु कुछ मामलों में क्या है कि अगर 3 साल से ऊपर टाइम गुजर जाता है तो एक बार न्यायालय CRPC के सेक्शन 471 का प्रयोग करते हुए विचारण कर सकता है, लेकिन उसके स्पष्ट कारण होने चाहिए कि आखिर इतनी समय बीत जाने के बाद मुकदमा क्यों लिखवाया जा रहा है। तो कुछ इसके पॉइंट और हैं, आइए उनको मेंशन कर देते हैं ताकि आप अच्छे से इसे नोट कर पाएँ। कुछ अन्य बिंदु आप नोट कर लीजिए जिसमें इस धारा को और स्पष्ट किया गया है, जिसको हमने नोट में लिखा है। इसमें नोट करिएगा कि इस धारा के अंतर्गत महिला जिसके प्रति क्रूरता की जा रही है उसका शादीशुदा होना अनिवार्य है, यानी परिवार में रहने वाली ऐसी महिला जिसके साथ क्रूरता हो रही है उसका शादीशुदा होना अनिवार्य है। उसका पति है, पति के नातेदार हैं, तो यहाँ पे 498A का अपराध गठित होगा, यानी गैर शादीशुदा महिला पर 498A का अपराध गठित नहीं होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो होता है, घरेलू हिंसा अधिनियम, उसमें किसी भी महिला के साथ, वह बहन हो सकती है, भाई द्वारा उसके साथ हिंसा की जा रही हो घर के अंदर, या बेटी हो सकती है पिता के द्वारा हिंसा की जा रही हो, या माँ हो सकती है जिसके बेटा या पति द्वारा हिंसा की जा रही हो। तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और इसमें यही अंतर है कि 498A का जो अपराध होता है वो केवल विवाहित महिला के विरुद्ध होता है। तो इसमें नोट में आप स्पष्ट किया गया है, इस धारा के अंतर्गत महिला जिसके प्रति क्रूरता की जा रही है उसका शादीशुदा होना अनिवार्य है, तथा इसके अंतर्गत अभियुक्त उस महिला का पति और पति के नातेदार ही होंगे, यानी जो यहाँ पर अभियुक्त होंगे वो पति होगा और पति के नातेदार होंगे। नोट नंबर 2 देखिए, 498A का अपराध संज्ञेय है, यानी कॉग्नेबल है, नॉन बेलेबल है,
विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और ये अपराध जो है नॉन कंपाउंडेबल है, यानी समझौता योग्य नहीं है। तो ये 2 नोट आप लिखिएगा। फिर एक पॉइंट और हमने यहाँ मेंशन किया है कि 498A का मुकदमा कौन पंजीकृत करा सकता है, यानी मुकदमा कौन लिखा सकता है। यदि पीड़ित महिला इस स्थिति में नहीं है कि वह मुकदमा लिखा सके तो क्या किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो मुकदमा लिखवा दे। तो यहाँ पे पीड़ित महिला के रिश्तेदार या उसका मित्र सीआरपीसी का सेक्शन 154 में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आईपीसी के सेक्शन 498 के तहत मामला दर्ज करा सकते हैं। तो ये भी नोट करिएगा, मुकदमा कौन लिखा सकता है। यदि कोई महिला ऐसी क्रूरता से गुजर रही है तो वह स्वयं, और अगर इस कंडीशन में वो नहीं है तो उसके रिश्तेदार अथवा मित्र को ये अधिकार सीआरपीसी के 154 के तहत है कि वो आईपीसी 1860 की धारा 498A के तहत मामले को पंजीकृत करा सकते हैं। आगे इसको और स्पष्ट करते हुए कुछ पॉइंट नोट कराते हैं। कुछ पॉइंट और देखेंगे इस सेक्शन में। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 की धारा 468 में कहा गया है कि आईपीसी की धारा 498A में वर्णित यदि अपराध हुआ है तो अपराध होने के 3 साल के भीतर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। यानी अगर किसी महिला के साथ उसके पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता हुई है तो सीआरपीसी के सेक्शन 468 में ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि 498A का मामला दर्ज कराया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ 3 साल के भीतर हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे विशेष मामले हैं यदि वे न्याय हित में हैं, ऐसा न्यायालय को विश्वास होता है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 473 के तहत ये समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी न्यायालय चाहे तो विचारण कर सकता है। उसे सीआरपीसी के सेक्शन 473 में अधिकार प्राप्त है। कुछ यहाँ पे हमने वाद मेंशन किए हैं, आप इनको भी नोट करिएगा। पहला वाद है लियाकत मियां बनाम झारखंड राज्य। इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि भोजन देने को मना करना भी क्रूरता के अंतर्गत आएगा, जिसको हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। तो लियाकत मियां बनाम झारखंड राज्य के मामले में न्यायालय ने कहा भोजन देने को रोका जाना क्रूरता है। नेक्स्ट वाद है नक्षत्र सिंह बनाम पंजाब राज्य 2011 के वाद में न्यायालय ने कहा पुत्र वधू से घर के वृद्ध या बीमार लोगों की देखभाल करने की उम्मीद करना क्रूरता नहीं है। तो ये भी मैंने पहले मेंशन कर दिया था। तीसरा बात देखिए, इंदर राज मलिक बनाम सुनीता मलिक 1996 के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आईपीसी का सेक्शन 498A पूरी तरह से संवैधानिक है, यानी ये संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं है और ना ही ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का अतिक्रमण करता है या उल्लंघन करता है। तो ये कुछ वाद हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उनको हमने मेंशन कर दिया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को संज्ञान में लिया, क्योंकि ऐसा काफ़ी देखा जा रहा है कि 498 के ए के मामले बहुत ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 498A के तहत अभी तक प्रावधान क्या था कि कोई भी महिला अगर वह थाने में तहरीर देती है और ये कहती है मौखिक रूप से कि उसके साथ जो है परिवार पति और पति के नाते द्वारा क्रूरता की जा रही है, तो थाने में एफआईआर दर्ज कर ली जाती थी बिना किसी जांच के। तो यहाँ पे क्या होता था कि अनावश्यक रूप से परिवार के वे सदस्य जो किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल नहीं होते थे, वो भी जो है मानसिक और शारीरिक कष्ट सहते थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस पे विचार किया कि यदि 498A की कोई तहरीर प्राप्त होती है तो पहले मामले को मीडिएशन के लिए भेजा जाएगा, इसको महिला प्रकोष्ठ में भेजा जाएगा और मामले की जाँच पूरी तरह से की जाएगी। इसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। और यदि पाया जाता है कि पति के नातेदार, जिसमें भाई बहन पति के या माता पिता, वो प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, उनका कार्य ऐसा था प्रत्यक्ष रूप से जो क्रूरता के दायरे में आता है और उसका एविडेंस है, उसका प्रमाण है कि किस तिथि को क्रूरता हुई है, ये स्पष्ट रूप से बताना होगा। अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। अदरवाइज अभी तक क्या था कि इस धारा में माना जा रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन यह धारा महिलाओं के हित में है और 1983 में दंड विधि संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।